जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सब रंग और मैं हूं जावेद काजी। आपके लिए सब रंग प्रोग्राम लेकर आता हूं हर सोमवार को शाम 6 बजे यूके टाइम और पाकिस्तान टाइम रात 11 बजे। एक बार फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम है। पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की, उस पर हम बात करेंगे और कुछ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो ब्रेक्सिट है इसका क्या असर पड़ने वाला है यूके पे, और यूके के जो लोग हैं वो यूरोप में कैसे जाएंगे, यूरोप वाले यहाँ पर कैसे आएंगे। ये सारे जो सवालात हैं वो हम एक फॉर्मर मेंबर यूरोप पार्लियामेंट हैं उनको हमने इनविटेशन दी हुई है, अगर वो आए तो उनके साथ ये सारे सवालात जो है वो हम रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत है वो बड़ी गर्मा गर्मी है उसमें। आजकल जो मौलाना साहब हैं वो बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं, आगे आगे हैं सबसे। वैसे भी वो लीडर हैं पीडीएम के, तो आगे आगे तो उनको होना ही पड़ता है। लेकिन मौलाना साहब की अपनी जमात से मौलाना शिरानी साहब हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है मौलाना साहब पर, और ये कहा है उन्होंने कि मौलाना साहब के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि वो बहुत झूठ बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिरानी साहब के अल्फाज हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अपनी करप्शन और दूसरों की करप्शन बचाने के लिए पीडीएम का सरबराह जो है वो बन गया है, और ये जलसे जुलूस जो है ये अपनी करप्शन बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ नैब ने मौलाना साहब को बुलाया है, 2-3 दफ़ा बुलाया है, लेकिन वो नहीं गए, और उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया है जो एक बहुत बड़े सियासतदान ने कभी कहा था कि नैब की क्या ज़रूरत है कि मुझे वो बुलाए, लेकिन वो भी हाजिर हुए। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि किस तरफ है। इसी तरह जो मौलाना शिरानी साहब है, उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान की बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनके साथ हम इत्तिफाक करते हैं, और अगर वो 5 साल पूरा करता है इमरान खान, तो अगले जो 5 साल हैं वो भी इमरान खान के हुकूमत होगी। मैं थोड़ा-सा उनके लहजे में बोल रहा हूँ। बहरहाल जो बिलावल हैं वो तो कहते हैं जी कि हम इस्लामाबाद मार्च ज़रूर करेंगे और इस सिलेक्टेड का जो इस्तीफ़ा है वो भी छीनेंगे। वो छीन कैसे सकते हैं, ये तो अब आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि दहशतगर्द जो हैं उनकी इत्तला मिली है कि वो पाकिस्तान में सरगर्म हैं, और जो सियासतदान हैं वो उनके निशाने पर हैं। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको बहुत ख़तरा है, और मैं सब सियासतदानों को कहता हूँ कि अपनी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दें। 12 इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ नैब का इदारा जो है उसके जो चेयरमैन हैं जस्टिस इकबाल, उनको जनाब सलीम मांडीवाला जो हैं वो कह रहे हैं कि हम उनको पार्लियामेंट में बुलाएंगे, अगर ना आए तो हम उनके वारंट जो हैं वो जारी करेंगे। इस सब पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो कोरोना है यूके में, उसने बहुत तेज़ी पकड़ ली है, और कोई 30 ममालिक हैं सऊदी अरब समेत जिन्होंने जो फ़्लाइट्स हैं यूके से उन पर पाबंदी लगाई हुई है, और बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो स्ट्रैंडेड एट एयरपोर्ट्स हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसने भी पाबंदी लगाई है, और उन्होंने कहा है कि जो मुसाफिर पाकिस्तान आएगा वो 72 घंटे पहले एनआरओ लेकर आएगा। एनआरओ समझते हैं ना आप? कोरोना का एनआरओ लेकर आएगा, तब हम उसको दाखिल होने देंगे पाकिस्तान में, और वो भी पाकिस्तान में आकर खुद को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ पाकिस्तान से लाहौर से जनाब असद काजी साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, और देखने वाले सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। असद काजी साहब सच टीवी के साथ मुंसलिक हैं, और हमारे साथ असद उल्लाह भट्ट साहब जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं यहाँ यूके से। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जावेद भाई, और सब सब देखने वालों को भी सलाम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक गुड हो गया जी। अच्छा जी, असद भाई आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप लाहौर में हैं और टीवी के साथ मुंसलिक भी हैं, बड़ी नज़र रखते हैं। ये जो वहाँ पर इस वक्त गर्मा गर्मी है सियासी तौर पर। मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 2-4 दिनों से वो बड़े सर फहरिस्त हैं इसमें, उनका नाम हर तरफ लिया जा रहा है। उनकी पार्टी में से भी लोग जो हैं वो भी उठकर उनके खिलाफ एक किस्म के बयान दे रहे हैं। जैसे मौलाना शिरानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मौलाना के साथ जो बड़ा इख्तिलाफ है वो ये है कि वो झूठ बोलता है। अब बात कहने की ये है कि दूसरी तरफ जो हुसैन अहमद साहब हैं
उनको आप देख लें, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि हम नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं मतलब खड़े होते, तो उनको भी साइड लाइन कर दिया पार्टी से। वो तो कहते हैं कि मैं अभी भी JUI का मेंबर हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि मौलाना साहब को नैब बुला बुला के थक गई है, वो नहीं जा रहे, क्या वो गिरफ्तार होंगे? जी जी असद भाई, असद भाई आपको आवाज आ रही है? पहली बात तो ये है कि कैसा यहाँ की इनका कोई नजरियाती सियासत नहीं है, ये सब की मफादात की सियासत है। इस पार्टी के अंदर भी जितने और जो PDM के जितने भी लोग हैं वो सब अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब यह है कि एक पार्टी जब हाईजैक करने की कोशिश करती है तो दूसरों को तकलीफ होती है। मरियम नवाज ने पिछले जितने आप जलसे जुलूस देख लें, इनके सारे PDM की तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश की। फजल रहमान खुद को तो इस पूरी PDM का सरबराह समझता है, लेकिन वो खुडे लेने लग गया था। अब ये हुआ कि जो PDM के अंदर कुछ लोग थे वो तो वैसे ही इख्तलाफ कर रहे थे। अब फजल रहमान की पार्टी के अंदर इख्तलाफात इसलिए शुरू हुए कि वो जाती मफाद के लिए पूरी की पूरी अपनी पार्टी को भी तबाह करने का तुला हुआ था। इन्होंने ये सोचा कि अगर ये अपनी सियासत तबाह कर रहा तो हम तो अपनी सियासत बचाएं। तो जो इनका फॉलोअर जो वर्कर है, देखिए आम पब्लिक इनको वोट नहीं देती। इनकी इनका फिक्स वोट बैंक है जो इनको वो वोट दे रहा था, और जो इनके फॉलोअर्स हैं वही इनके लिए जलसे जुलूसों में आते हैं। इसके अलावा आम पब्लिक कभी नहीं आई। तो उनको राजी करने के लिए शरानी साहब ने ये पत्ता फेंका। आपको पता है इसराइल के ऊपर भी ये पूरी इनकी मार्केट के अंदर आपने मीडिया पर भी बाकी जगह देखी है, इनकी आवाजें आई हैं बाहर से। और फिर वो जब इनके गले पड़ रही थी तो फिर उसको किसी तरीके कवर भी करना था। तो कवर करने के लिए आप फजल रहमान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि फजल रहमान का इस वक्त बुरा टाइम शुरू है। जब बुरा वक्त होता है तो उस टाइम कहते हैं ना, आप ऊंट के ऊपर बैठे हो तो कुत्ता काट जाता है। इस टाइम ये हुआ है कि फजल रहमान की कोई भी बात उनके लिए सूटेबल नहीं हो रही, उनकी हर पॉलिसी हर चाल उल्टी उनको पड़ रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि वक्ती तौर पर जो इनके साथ सेकंड पर्सन है वो अपने आप को कवर करें और अपनी सियासत बचाएं। तो मफादात सबके जाती हैं, और इसलिए जाती मफाद अपनी सियासत बचाने के लिए शिरानी साहब ने अब कुछ एक आधा चुटकुला ही फेंका, आप कह लें तो एक दफा इनके आपस में इख्तलाफात तो नहीं होंगे ना। सही है, बिल्कुल सही है। और इनको ये भी सारा पता चल गया है कि इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट पूरी गवर्नमेंट के साथ है। ये जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाएगी ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा जी, मैं एक बार फिर ये फातिमा कलीम साहब हैं, ये सिडनी से, इन्होंने अभी बताया कि सिडनी से हैं, और ये कह रही हैं कि सर इफ्तिखार चौधरी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। जी बिल्कुल, उनको लिंक पहुंचा हुआ है और उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और वैसे भी आपको भी पता है, सबको पता है कि उनके भाई का इंतकाल हुआ है 2-3 दिन पहले, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए, पूरी फैमिली को। जी बट साहब, अभी बात की काई साहब ने मौलाना साहब के हवाले से कि ये सारा जो ये खेल हो रहा है, ये सब अपने आप को बचाने के लिए खेल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? सर वो जो कह रहे हैं मौलाना साहब झूठ बोलते हैं, वो बता भी देते हैं कि कौन सा झूठ क्या बोला है, तो हमें समझने में और आसानी हो जाती। इतना तो हमें पता है कि मौलाना साहब काफी बातों से अपनी फिर जाते हैं, अच्छा। कहते कुछ है करते कुछ है। और हाँ, ये हाँ। कुछ ऐसा कुछ सीक्रेट भी नहीं है कि लोगों को ना पता हो, बल्कि इनका छोड़ो सारों का पता होगा कि सारे अपने अपने बयान बदल जाते हैं। नहीं तो फिर आप मौलाना साहब से क्यों पूछना चाहते हैं जब आप सबको पता है तो? आई मीन अगर कोई बात करता है तो मैं कहता हूँ आधा सच जो होता है वो झूठ ही होता है। झूठ और आधे सच का कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे ऑटोमेटिकली मतलब निकाल लेते हैं चीजों का ना। अब उन्होंने कहा झूठ बोलते हैं, हमने सारे पाकिस्तान को पता होगा, कहते कुछ है करते कुछ है और किसी मतलब के लिए बदल जाते हैं, ये तो हम सबको पता है। पर वो अगर वो स्पेसिफिकली किसी झूठ का बता रहे हैं तो वो भी बोल देते हैं कौन सा झूठ, क्या कौन से झूठ के ऊपर आप इनसे नाराज हो रहे हैं, और क्या ये वो झूठ इन्होंने अभी बोला है कि ये पहले से भी बोलते रहे थे। और अभी वर यू वर द पार्टनर, इनके साथ आप पार्टनर भी थे। तो चीजों को जितना क्लियर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को समझने में भी आसानी होगी। सही है। और क्या कहते हैं कि इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ मौलाना साहब के, आपने पूछा कि वो झूठ के ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, लंदन से कभी सच बोला ही नहीं है ना, कभी सच बोला ही नहीं सर। हमारी सियासत तो है ही मुनाफिकत। मैं अगर उतना बड़ा सियासतदान है। बात सुने, अगर मेरे सामने कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है, मौलाना शिरानी साहब आप कह रहे हैं, मैं इतना नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन मैं पहले तो उनको भी देखूं ना कि वो कौन आदमी है जो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सो पहले उनको ये थोड़ी
मेरे मतलब की जो ठीक है, बात हमारे साथ ये सब तमन्ना जो है उन्होंने ज्वाइन किया है लंदन से, उनको भी हम शाम में गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी मिजाज हैं? यूसुफ भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल दुआएं। चलें, आप अपना तजिया थोड़ा कीजिएगा। ये जो आजकल मौलाना साहब जो हैं वो बड़ी यानी कि आगे आगे पीडीएम में भी और वैसे भी सियासत में आगे आगे वो जा रहे हैं, और उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पहले काजी नहीं हुसैन हाफिज हुसैन अहमद ने बात शुरू की थी बिल्कुल। बलूचिस्तान से ही, जी जी। और जाहिर है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, बहुत से लोग उससे मुत्तफिक नहीं है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो 100% पीडीएम में हर आदमी उससे फॉलो कर रहा है और उसको चाहता है कि इसी तरह से उसकी बात की जाए। इसलिए हाफिज हुसैन अहमद ने पहला पत्थर फेंका था, और जाहिर है अब दूसरा पत्थर बलूचिस्तान से ही आया है जो मौलाना शेरानी का है। मौलाना शेरानी, आपको पता ही होगा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, और ये मौलाना फजलुर रहमान की रिकमेंडेशन और इनकी दरखास्त पर ही बने थे। सही है। अच्छा, इनमें ताल्लुकात का जाहिर है लीडरी का भी एक सिलसिला होता है, कोई आगे कोई पीछे। अब असल बात तो दूर बैठ के ज्यादा पता नहीं चलती, लेकिन ये खिचड़ियां पकती रहती हैं कि कौन बड़ा लीडर है और कौन छोटा लीडर है। मौलाना शिरानी ज्यादा वोकल नहीं है, कम गो आदमी है और बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अब चूंकि उनको कुछ चीज नजर आई है कि उन्हें बोलना चाहिए तो वो बोले हैं। मौलाना फजल रहमान इल्ला माशाल्लाह बहुत वोकल आदमी है, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बोलना भी जानते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, बोलना भी जानते हैं। तो ये बात नहीं कि मतलब वो अल्लटप वो बात शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सारी सियासत जब से उन्होंने 85 से शुरू की है, वो सारी उनकी जाती मफाद के इर्द-गिर्द घूमती है, या अपना मफाद से अगर दायरा उसको बड़ा कर लें तो वो जमीयत उलमा इस्लाम का दायरा हो जाएगा। उसके बाद उसको थोड़े दायरे को और बड़ा कर लें तो उसमें पीपल्स पार्टी पहले भी शामिल थी, अब भी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। जिस जमाने में बेनजीर भुट्टो के जमाने में गवर्नमेंट में मौलाना शामिल थे, नवाज शरीफ बाहर थे। तो ये तो जाहिर मफादात का सारा खेल है, किसको कहाँ से क्या मिल रहा है वो देखते हैं, उसी हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन ये जो मौलाना ने कहा, मौलाना शिरानी ने कहा कि झूठ बहुत बोलते हैं, तो उसमें तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आप अगर रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनकी खबरें व्हाट्सएप देख लें, वो कह रहे हैं किसी सबूत की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ मौलाना फजल रहमान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई विल नॉट ट्रस्ट दैट गाय, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी आदमी ने इल्जाम लगाया तो पूरी बात बता दो ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब उसमें होता ही है ना कि मतलब जब आप सारे ही जानते हैं तो फिर इसमें सबूत की जरूरत क्या है? किसको सबूत की जरूरत है? किसी आम आदमी को तो जरूरत नहीं है। ये भी है ना कि वो जितना जानता है वो हम लोगों से ज्यादा जानता है, क्योंकि वो उसका साथी है। कहता है नुकसान वो सबसे ज्यादा पहुंचाता है जो आपके साथ रहता है, तो वो तो उसका साथी है, तो सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा तो वही जानता होगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ना वो तो हमसे तो अगर बता रहे हैं तो वो पब्लिकली जो बातें मौलाना फजल रहमान ने की हैं उनके हवाले से बात कर रहे होंगे। जो अंदर खाते या उनकी मजलिस शूरा में वगैरह वगैरह में जो बातचीत हो रही होगी, हमें क्या पता। अब अगर किसी को सच्चा झूठा साबित करना है तो जाहिर है मौलाना इसकी तरदीद कर रहे हैं और उस पर केस कर लें और फिर चथा कटा जो है वो खुल जाएगा। अल्लाह खैर चलो। मौलाना ने इस पे तो कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने मजलिस शूरा का अपना जो इजलास बुलाया है वो इसलिए कहा है कि वो जो पार्टी लाइन से इख्तिलाफ कर रहे हैं लोग, उन पे बात की जाए। तो अगर कोई और मसला होगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा। जी जी, हमें इफ्तिखार भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। अस्सलाम वालेकुम। लगता है उनको आवाज नहीं जा रही। इफ्तिखार भाई आपको आवाज आ रही है? इफ्तिखार भाई को आवाज नहीं जा रही। इफ्तिखार भाई आपका कोई मसला है आवाज का? आप या हमें सुन नहीं पा रहे? वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। ओहो, बड़ी देर बाद वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। आवाज जा रही है? जी जी, अब आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है। जी जी, डिस्कस कर रहे थे हम मौलाना साहब को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम डिस्कस कर रहे थे मौलाना साहब को। आवाज आ रही है। अच्छा चले, ये जरा आवाज आ रही है। अभी भी लगता ये है कि आवाज नहीं आ रही। अभी भी यही साबित हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा इफ्तिखार भाई,
इफ्तिखार भाई आपसे सवाल है कि हम मौलाना साहब को डिस्कस कर रहे थे कि उनकी अपनी जमात जो है उनमें से बहुत सारी आवाजें जो हैं और सीनियर जो उनके मेंबर्स हैं वो उठाने शुरू हो गए हैं। लगता है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही अभी तक। चलें, अगर आ रही है तो जवाब दें आप। इफ्तिखार भाई नहीं, लगता है कि वो दोबारा उनको आना पड़ेगा क्योंकि उनकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। चलें ठीक है। जी भट्ट साहब, अब आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिएगा। जी, मेरे ख्याल में तमन्ना भाई ने बात की है कि इनको अपने मफादात से गरज है, तो मेरे ख्याल में तो 99.9 पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं, खाली मौलाना ही ऐसा आदमी नहीं है। नवाज शरीफ भी होगा, मरियम भी है, जरदारी, भट्टो, अब कौन सा पॉलिटिशियन उठा लेंगे, बल्कि सेनेटर उठा लेंगे, कोई MNA MP उठा लेंगे, तो वो अपने मफाद के लिए आए हुए इस माफिया का हिस्सा बने हुए हैं। और एक को सिंगल आउट करना मेरी नजर में ठीक नहीं है। और एक और बात भी इन्होंने की कि नवाज शरीफ के बयानिए से PDM में कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, और ये भी जाने के बहुत से लोग उनके बयानिए के साथ भी हैं। तो दोनों तरफ से देख लें कि अब एक जंग लगी हुई है कि बजाय हम एक पार्टी बन जाए, हम दोनों तरह के इधर बैठे हुए हैं दो चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हम दोनों एंगल से देखें कि वो क्या क्या रहे हैं। तो मौलाना की जहां से बात आती है, इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है जितना मीडिया ने हमारे बना दिया। अच्छा, नाम के पास तो वो बड़े, वैसे तो काजी असद साहब बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो हर हुकूमत में रहे हैं और हुकूमत से बाहर रहने की उनको आदत नहीं है, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हैं और शायद इसीलिए इतना शोर मच रहा है। नहीं, मेरे नजर में ना वो पहले बिल्कुल कहते हैं, बेनजीर ने कहा था कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होता है तो ये भूखा भेड़िया बन जाता है। अच्छा जी भट्ट साहब, बेनजीर ने एक दफा कहा था इनके मुतालिक, हमने तो पहली दफा देखा है ना कि जब एक्सपोज हुए हैं। देखिए, ये मसले जो हमारे, अगर तो हम मीडिया को फॉलो करेंगे तो वो मसले से नजरें हटाने के लिए होता है। ये ऐसे खामखा के इशू, खामखा उसने कहा, ही से शी से इसी में लगाए रखते हैं, वजह से कि सही मसले के ऊपर आए कि आपने ये लोग करने के आए थे, इन्होंने किया क्या है। हम एक बंदे को पकड़ लेंगे, उसकी अब मौलाना की आपने पकड़ लिया, हम अगेन सही कि मैं उस आदमी पे खुद ही ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अब आपने उसको पकड़ लिया, अब उसकी जायदादें भी निकालेंगे, अब उसकी पता नहीं कितनी अरबों की जायदादें भी निकलाएंगी, और वो हमारी एजेंसियां, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन सारे क्या वो सत्तू पी के सोए हुए थे इतने सालों से। इतनी अच्छी दुनिया की फौजी हमारी। नहीं, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि इतने सालों से हमारे जो अदारे हैं क्या वो सोए हुए थे। जो लगाता है गवर्नमेंट को, जो मुश्किल हो जाता है, जितना देर तो वो अपने एरिया में रह के खेलता है, बेसिकली एरिया में खेल रहे हैं ना, कि आप सही मौजू के ऊपर आए ना। मरियम नवाज को बेल के ऊपर आके तो गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बोलती है, उतना ही बोलती है जितना उसको इजाजत मिली हुई है, नहीं तो उसको जेल में क्यों नहीं डालते, उसको सजा दी हुई है आपने, कन्विक्टेड औरत को आपने बाहर छोड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो ये एस्टैब्लिशमेंट, ये उन्हीं के मोहरे हैं सारे, इनको उतनी इजाजत मिली होती है जितना बोलना है। जैसे जो बोलेंगे, या तो इनके ऊपर नैब के केसेस लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, वो इसी चक्रों में वहां को लगाया हुआ है कि ही से शी से, इट्स नॉट रियली हमारे इशू नहीं है पाकिस्तान के लोगों के। सही है जी। इफ्तिखार भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है कि आज इफ्तिखार भाई का नेट जो है ना वो रीस पकड़ गया है असद साहब। जी अच्छा, जी, आ रही है आपको आवाज? चले तो शामिल हो जाए। लेकिन देर में आती है आवाज। जी आप बोले। आवाज आ रही है। आप एक्चुअली एक आवाज आ रही है। आप एक्चुअली, अगर मुझे नहीं, वो आ रही है, लेकिन अगर 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं, अगर आवाज शुरू हो जाएगी। चलें, अभी आवाज आ रही है आपको? मैंने सबके माइक बंद किए, फिर भी आपको नहीं आ रही आवाज। अकेला ले लें तो वो आवाज आपको क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली वो जी आ रही है। चलें ठीक है, आप जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, आ रही है आवाज। जी मौलाना साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब आएगी आपको आवाज। जी मौलाना साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। मौलाना साहब
जी मैं सुन रहा हूं। एक्चुअली खान शेरानी साहब जो हैं ज़ोब से ताल्लुक रखते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो ये उनका क्लेम है कि 1973 से वो जेयूआई में हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये जो दूसरे हैं गुल नसीब साहब, वो भी मौलाना साहब के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान 1980 में जाकर जो है वो जेयूआई का मेंबर बना था। और जबकि ये जो खान शेरानी ज़ोब से जो तलक कबायली इलाके से, ये नजरियाती काउंसिल का भी चेयरमैन रहा है। तो ये मौलाना मुफ्ती महमूद ने इसको जेयूआई का मेंबर बनाया था, ठीक है ना। अब इसका ये क्लेम है, अब इसने अब मेरा ख्याल है इसराइल को जो इसने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें ये कहा है कि वो इसराइल, ये जो एक तो इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, और क्योंकि ये एक मजहबी रिश्ता नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एक इशू है। एक तो ये इसके बारे में बात कर रहा था। दूसरा, उसने मौलाना साहब के खिलाफ ये जो बात की है कि मौलाना साहब मजलिस शूरा के अंदर ये बात डिस्कस नहीं करते, और इवन पीडीएम जो है उसके बारे में भी उसने हमसे मशावरत नहीं की, ठीक है ना। और मौलाना जो है, बाकी आपने सुना होगा कि सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं। दूसरे कुछ साहब मेरे भाई जो कर रहे थे कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जनाब इसको लिवरेज दिया हुआ। तो सबसे पहले तो लिवरेज तो मुशर्रफ ने दिया था। मुशर्रफ ने इसको कारगिल के जो शहीदों की जमीन है वो लीज पर दी थी। बाद में इस पर बहुत ज्यादा रोला पड़ गया था, और उसमें जो पिछला आर्मी चीफ था जनरल राहील साहब जो थे, उन्होंने मतलब फिर इनके बारे में ये चीजें, जो इनको जमीन दी गई थी उनकी लीज को कैंसिल किया गया था। बाकी ये जो आज ये चीजें निकाल रहे हैं, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ ये सारी ये करते रहे, क्योंकि वहां पे इनको जो फाटा के एरिया में ये शोर मचाते थे। ये तो फर्स्ट टाइम जनरल बाजवा ने इसको लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि जब फाटा का मर्जर हो रहा था तो उस वक्त इससे 2-3 दफा जनरल बाजवा ने मीटिंग की थी, और इसने अपोज किया था, और दूसरा महमूद खान अचकजई, हालांकि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी ये लोग हैं जो इसके खिलाफ हुए हैं, ये ऑब्वियसली ये वन मैन शो कर रहा था। तो वन मैन शो में फिर जाहिर है कि इन लोगों को दो सेनेट की 2 सीटें थी, इनको सेनेट की सीटें के लिए नहीं चूज किया गया। दैट्स वाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेनेट में इनको सीटें नहीं दे रहा मौलाना फजल रहमान, दैट्स द रीजन कि वो इसके खिलाफ कुछ हो गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाफिज हुसैन अहमद को भी नहीं इन्होंने सीट दी, और दूसरे सेनेट के लिए चूज नहीं किया। तो ये कुछ बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से हुआ है। दूसरा, और आपने जो बात की है इसराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक नूर डहरी साहब, नूर डहरी साहब है इसराइल, वो एक मुसलमानों की एक उन्होंने तंजीम बनाई हुई है, लेकिन वो इसराइल के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि खान शेरानी जो है उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया है, और वो उसके अलावा 2005 में नवाज शरीफ ने 2 वफद भेजे थे इसराइल में, ठीक है, नेगोशिएशन में, जिसमें अजमल कादरी साहब है। अजमल कादरी साहब जो पहले समी ग्रुप में थे, बाद में फजल रहमान ग्रुप में आए थे। तो अजमल कादरी साहब ने भी इसराइल के मुख्तलिफ लोगों को जो उनके जोमा थे उनसे मुलाकात की। अब ये कहना कि जो इमरान खान यहूदी एजेंट है, अब ये यहूदी एजेंट तो फिर ये भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये फिर आज जो ये सिलसिले चल रहे हैं। इफ्तिखार भाई, मैं चलता हूँ जरा यूसुफ तमन्ना भाई की तरफ। यूसुफ भाई, आप क्या समझते हैं कि इजराइल का जो किस्सा है वो भी हम गुफ्तगू में लाएंगे, लेकिन पहले मौलाना साहब को नैब बुला के थक गई है, वो नहीं जा रहे। तो आपका क्या ख्याल है कि जब एहतसाब होना चाहिए तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अब उनकी भी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए? देखिए, अभी गिरफ्तारी का वक्त नहीं आया, क्योंकि वो जमीन आर्मी ने दी थी, और आर्मी ने उस वक्त दी थी जब इन्होंने परवेज मुशर्रफ को जो पहली तरमीम थी उसकी मतलब हिमायत की थी, उसको मतलब पार्डन किया था। तो उस वक्त जो बख्शिश की गई थी, तो आर्मी ने वो जमीन इनको दी थी। वो ज़ाहिर शोहदा की जमीन थी। बाद में जो आर्मी चीफ वगैरह थे दूसरे, उन्होंने अपोज किया, फिर वो चेंज हो गई। लेकिन वो जमीनें अभी भी मेरा ख्याल है कि इन्हीं के इस्तेमाल में है, या इन्हीं लोगों के इस्तेमाल में है। अब सीधी बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड का मतलब तो ये है ना कि अगर आपसे या मुझसे कोई सवाल किया जाए तो मुझसे किया जाए तो मैं भी जाके जवाब दूं, आपसे किया जाए तो आप भी जवाब दें। बिल्कुल सही है। मतलब सीधी उसूली बात तो ये है ना। अब मौलाना को बुलाया गया, मौलाना का मतलब चूंकि वो मतलब इसको
तकब्बुर ही कहा जाएगा कि वो तो कहते हैं कि मैं जूते की नाक पे रखता हूँ और रद्दी का कागज है और ये है और वो है। नहीं, उन्होंने एक और बात भी की है यशर भाई, उन्होंने कहा है कि मैं सादिक और अमीन हूँ खुद ही। वो तो उन्होंने खुद को तो डिक्लेयर कर ही दिया ना, उन्होंने कहा कि जी हर जी, आदमी को अपने बारे में पता होता है और मुझे अपने बारे में पता है। उन्होंने ये सही है। कहा है कि हर आदमी को अपने बारे में पता होता है, मुझे अपने बारे में पता है। वो चूंकि सही है। उसको वर्सेस इमरान खान कह रहे थे ना, कि इमरान खान को तो कोर्ट ने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर आदमी को पता होता है और मैं हूँ। लेकिन ना, सही। उनके अपने डिक्लेयर करने से तो कोई कयामत नहीं आ जाती ना। जी अब जी, ये तो बिल्कुल। दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, या किसी कोर्ट में आप पे कोई केस है, आप वहां जाके सुरखरू हो जाएंगे, तो फिर जाहिर है हुकूमत झूठी पड़ जाएगी, नेब झूठा पड़ जाएगा और आप बिल्कुल। कहेंगे कि मैं बिल्कुल हूँ। अब ये मतलब तरबियत क्या कर रहे हैं अपनी कारकुनों की, जो मतलब अथॉरिटी की बात, जो अथॉरिटी देखें, इस्लाम में भी यही है और दुनिया का कानून भी यही है कि जब कोई कानून बन गया है तो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपको वो कानून पसंद नहीं भी है तो भी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये सही है। कहेंगे जी मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं कर सकता, तो इसका जवाब कोई नहीं होता। उसमें आपको बिल्कुल। करना ये होता है कि आप जहां भी ये कानून बना है वहां जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन करें, इस कानून को तब्दील कराएं, उसके बाद बिल्कुल अल्लाह का खैर समें। सही है। लेकिन असद भाई जब आप, जी जी, असद भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमारे एक सियासतदान हैं जो साबिक सदर भी रहे हैं, मैं तो खुल के बात करूंगा, उन्होंने नैब को कहा था कि नैब की क्या जरूरत है कि मुझको बुलाए, तो वो भी नैब में हाजिर तो हुए हैं। तो क्या मौलाना साहब भी वही रास्ता अख्तियार किए हुए हैं कि जबरदस्ती इनको हाजिर किया जाएगा? आपने मुझसे सवाल किया? जी जी कैसा, आपने मुझसे पूछा? जी 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 जी, आपसे पूछा है। अच्छा, मैं कैसा, देखें हमारे ना सियासतदानों को एक बहुत ज्यादा अपने ऊपर गरूर, एक मुतकबराना रवैया है इनका। मैं लाहौर की बात करता हूँ। लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले एक खोखर बरादरान थे, उनके घर के बाहर कुछ जावजात थी, उन्होंने जमीन का कब्जा किया हुआ था। वो पब्लिक उन्होंने इकट्ठी कर ली, वो हुकूमत वहां पर आकर ऑपरेशन नहीं कर सकी। इनको भी ये लगता है हमारे सियासतदानों को कि हमारे पीछे पब्लिक है, पब्लिक आ जाएगी तो ये उनको ढाल बनाकर अपना आप बचा लेते हैं। आम गरीब आदमी को नहीं पता होता, ये महलों में रह रहे होते हैं और ये अपनी पार्टी को चला रहे होते हैं, लेकिन इस्तेमाल हमेशा गरीब आदमी का करते हैं। कुर्बानी हमेशा गरीब आदमी, आम आदमी की होती है। इनको ये होता है कि हमारे लिए लोग निकलेंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होगी। उसकी सूरत में हुकूमत फिर हमारे साथ बैठ के टेबल पे हमारे साथ कुछ निगोशिएशन करेगी। ये जितनी देर इन लोगों को ये रहेगा कि इनके पास स्ट्रीट पावर है, उतनी देर ये इसी तरह इसी खुमारी में हुकूमत को भी, हुकूमती इदारों को भी चैलेंज करते रहेंगे। यही जरदारी साहब ने किया और मौलाना साहब को भी यही है। मौलाना साहब की जब तक ये स्पोर्ट उनको रहेगी, वो डंडा बरादरान की, और जो इनकी जितनी वो इनकी फोर्स है, उसी फोर्स की बुनियाद पर ये इस तरह के दावे और इस तरह के बयान देते हैं कि जितनी देर इनको सपोर्ट मिलेगी उतनी देर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं हो सकती। और हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन नैब के पास चूंकि पावर नहीं है, उनके पास अपनी इन्फोर्समेंट ताकत नहीं है या पुलिस नहीं है, उन्होंने भी इदारों के बलबूते पर ऑपरेशन करना होता है, तो इसलिए इनको ये सपोर्ट मिल जाती है और इसी बलबूते पर ऊपर ये इतने बड़े बयान दे देते हैं। सही है। बट साहब आप क्या कहते हैं कि जब हमें तो यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन में भी बुलाए तो हमें तो जाना पड़ता है, तो क्या पाकिस्तान में ये जो एलीट क्लास है ये हमेशा इसी तरह सोचती है जैसे असद भाई कह रहे थे? देखिए, पहली बात तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हम लोगों से ज्यादा जानता है नैब की क्या असलियत है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, ये मुशर्रफ ने बनाई थी, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात है ये नैब जो है। नैब का चेयरमैन खुद एक टेंटेड आदमी है जो केस जिनके ऊपर होता है औरतों के साथ इश्क लड़ाता है, उसके ऊपर उसका अपना ही कैरेक्टर इतना खराब है कि उसकी तो नैब की क्या बंदा किसी को कहे कि नैब ठीक काम करता है। ये मुशर्रफ ने उसको जायदाद दी, जमीनें दी हुई हैं। मुशर्रफ के 70% लोग तो आज भी गवर्नमेंट में हैं। अगर उस वक्त आर्मी ने इसको जायदाद दी थी, शहदा की जमीनें दी थी मुशर्रफ ने, आज मुशर्रफ को आप लोग कह रहे हैं वो तो मुशर्रफ ने दी थी, पर मुशर्रफ की सारी कैबिनेट या सारी गवर्नमेंट तो उसकी वही चल रही है अभी तक, 70% उसके वही लोग हैं। तो हमें ये खाम खा के इधर उधर, इधर कभी राइट और कभी लेफ्ट, कलीमुल्ला सलीमुल्ला उसमें लगाए हुए हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये सारे इनके अपने ही मोरे हैं ताकि इनके ऊपर ना आ जाए। अगर ये करप्शन को रोकना चाहते हैं तो 56% जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन है, दे आर ऑल अंडर आवर ओन एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप कहते हैं। सो 56% करप्शन तो उधर से रुक जाएगी अगर ये खुद ही रोक दे तो। नॉट द करप्शन जिसकी वजह से ये लोगों के पीछे लगे हैं। दे वांट
कि बस लोग आपस में लड़ते रहे, हमसे ये ना पूछे कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमारी सड़कें नहीं है, सफाई नहीं है और नौकरियां नहीं पैदा हो रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सारे डिपार्टमेंट, अच्छा नैब ने क्यों इनको मौलाना को गिरफ्तार करना है? नैब के पास क्या पुलिस हमारी मारेगी या FIA मारेगी? हमारी एक कानून उनके लिए कुछ नहीं है। हम लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, इनके लिए नैब आएगा जिसका चेयरमैन के ऊपर इतने सवाल है कि वो इश्क लड़ाई के लड़ाता रहता है लोगों के साथ। अच्छा, चले मैं इफ्तिखार भाई को यहाँ लेकर आता हूँ। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि सलीम मांडीवाला जो है उन पे भी कुछ इल्जाम लगे हैं और उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो आवाज उठाना शुरू कर दी है कि हम नैब को जो है, नैब के चेयरमैन जो है उनको पार्लियामेंट में बुलाएंगे, तो क्या पार्लियामेंट में नैब जाएंगे या नैब के दफ्तर ये जाएंगे? जी इफ्तिखार भाई, लगता है कि आज इफ्तिखार भाई की कुछ इंटरनेट में। इफ्तिखार भाई, आपसे सवाल किया मैंने। उसने नहीं 11 मार्च को उसने फारग हो जाना है मांडवी वाला ने, ठीक है ना। अब ये नोटिस भेजेगा जी, नोटिस भेजेगा। अब नोटिस भेजना है, अब जाहिर है कि ये नैब वाले भी इतने पागल तो नहीं है। जी जी नहीं, कुछ नहीं है भाई। आ रही आवाज? जी जी बोले आवाज बोले। आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है? जी इफ्तिखार भाई बोले। अच्छा, तो वो जब 11 मार्च को इन सब ने फारग हो जाना है। हाँ, मैं बोल रहा हूं 11 मार्च को इन्होंने फारग हो जाना है, उससे पहले ये नोटिस भेजेंगे। अभी तक तो दिसंबर तो गुजर गया है, अब 2 महीने बीच में है। अब ये जो इमरान खान है के जो लीगल टीम है, उन्होंने ये कहा है कि 11 फरवरी के बाद देखें, मेरी एतजाज एहसन से जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी से वो 1 महीना पहले भी किया जा सकता है, जो 11 फरवरी को ड्यू होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेकर। तो अब अगर उसमें जाहिर है कि इस दौरान जो है, अब अगर ये इसको बुलाता है, वो नहीं आता, अच्छा प्रोड्यूस तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? अब सलीम मांडवी वाला के पास तो पुलिस तो नहीं है ना, वो पकड़ के उसको लेके आएगा, या सेनेट के जो अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो पकड़ के लेके आएगी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पेश होगा, और ना ये कोई बहुत बड़ी उसके लिए कोई बात होगी। और ये 2 महीने उसको निकालने कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये मांडवी वाला फारग होगा तो नैब फिर तैयार बैठी हुई है। ये तहरीके इस्तेहकाक जिस तरह पेश की जाती थी कि मेरे साथ फलां ने ये सलूक किया, फलां ने ये सलूक किया, तो अगर मांडवी वाला जो है वो जब वो फारग हो जाएगा 11 मार्च को, बल्कि उसकी जो डेट लगनी शुरू हो जाएगी वो 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो 11 फरवरी के बाद तो उसकी वैसे भी जो उसकी जो पावर है वो उसकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो नैब का चेयरमैन जो है वो पेश नहीं होगा, और पेश होने के लिए उसके पास बेशुमार उसके पास परवीन जो होंगी कि किस वजह से नहीं जा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको नहीं लेके आएगी। खुद जो है वो मेरा ख्याल है सलीम मांडवी वाला के, क्योंकि उसका अपना जाती केस है। जाती केस के अंदर उसको जो पुलिस वाला है या नैब है या दूसरे जो लोग हैं, वो इसका चेयर एज ए डिप्टी चेयर पर्सन जो है वो सेनेट का, वो नहीं बुला सकेगा माई परवीन। क्योंकि मेरी बात हुई उनसे एतजाज एहसन साहब से भी कि ये जो दिसंबर के बाद जो है सेनेट की जो कार्रवाई है वो शायद इसको वो क्या कहते हैं उसमें वो ताड़ जो है वो नहीं रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल काजी साहब के वो प्रोड्यूस होगा। जी काजी साहब। सही है, चलें ठीक है। जी यसर भाई, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो तो जाती मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं सलीम मांडवी वाले। उनका चूंकि केस तो है ना कि उन्होंने पैसे लिए हैं, इधर उधर किए हैं, और उसके बाद वो जो बेनामी अकाउंट है, वो जो ओमनी बस एंड कंपनी वाले हैं, उनको भी पैसे दिए। मतलब केस तो अपनी जगह है। ये ज्यादा चूंकि परेशान इसलिए हो रहे हैं कि मतलब बिजनेसमैन आदमी है, इनका भी जाहिर है एक रख रखाव तो होता ही है ना। लेकिन अगर इतने खुल के जो काम किया है इन्होंने, तो उसको मतलब प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक जज आदमी रह चुका है, उसको कानून का तो पता ही है ना कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। इतना तो उसको मालूम ही होगा ना जस्टिस जावेद इकबाल को, नैब के चेयरमैन को। जी 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 जी। तो ये पेशी वेशी तो मेरा ख्याल नहीं होती। इलेक्शन जाहिर है अभी दूर है, थोड़े से टाइम लगेगा इसमें।
लेकिन वो पेशी का कुछ जवाब, अव्वल तो जवाब नहीं होगा ना, मतलब पहले तो कौन बनाएगा इनको, कमेटी बुलाएगी, कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद समन किया जाएगा, समन में कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो नहीं आएंगे, उसका कुछ जवाब दिया जाएगा कि क्यों नहीं आ रहे, कहीं बिजी होंगे, उसके बाद फिर दोबारा कमेटी कब बैठेगी, फिर कब दोबारा देखा जाएगा जी कि क्यों आए थे, क्या जवाब दिया। इस लॉन्ग वे टू गो। हमारे यहाँ तो चूंकि काम को लिंगर ऑन करने का, लटकाने का एक रिवाज है, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि सलीम माडवी वाला चले जाएंगे और जस्टिस जावेद इकबाल रह जाएंगे। सही है। हमें लंदन से ही ज्वाइन किया है राना सरफराज साहब ने, टीवी 99 के साथ ये मुंसलिक हैं और अपने 2-3 शो भी इनके होते हैं और बड़ी नज़र रखते हैं और सियासी बैठक भी ये शो चलाते हैं। राना भाई अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है, खैरियत हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का अच्छा, मैं आप सब भाइयों को ये भी बताता चलूँ, एक तो ये है कि चौधरी साहब के जो भाई हैं वो इंतकाल कर गए हैं पिछले दिनों में और उनसे हमने ताज़ियत भी की है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और राना भाई का बाईपास का ऑपरेशन हुआ है और ये अभी थोड़ी रिकवरी कर रहे हैं, तो इन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट की कि आज आएँ आप, कुछ थोड़ा सा ना दिल बहलाएं अपना आज शो में आके। तो राना भाई, हम बात कर रहे थे करप्शन की। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको बुलाया है नैब ने बार-बार, लेकिन वो गए नहीं। सदर जरदारी साहब की तरह वो भी कहते हैं कि जी मैं क्यों जाऊं नैब की तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसा कानून है हमारे मुल्क में कि जो भी एलीट है उस पर कोई केस बनता है तो वो इसी तरह जवाब देता है जिस तरह सदर जरदारी साहब ने दिया या अब मौलाना साहब दे रहे हैं? सर, जो पाकिस्तान का कानून है ना, अभी एतजाज हसन साहब की बात हुई, मैं कहूँगा पाकिस्तान का जो कानून है ना, वो एक मकड़ी के जाले की तरह है। अच्छा। उसमें बड़ी मक्खी तो उसको तोड़ के निकल जाती है और जो छोटी है ना वो उसमें उलझ के फंस जाती है। ये सारा मसला है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है ये जो बड़ी बड़ी मक्खियां हैं ये जाले में नहीं फंसती। ये जाले में नहीं, ये बार्गेनिंग में फंसती हैं। अच्छा, तो ये बार्गेनिंग में बड़ी मुश्किल से करती हैं और वो भी आवाम को नहीं पता चलता। सर, जब आप लंदन में राब्ते में रखेंगे, आप जब उन्हें इस्लामाबाद लाहौर में राब्ते में रखेंगे, मेरे सामने आप सारे सीनियर सहाफ़ी या सीनियर लोग हैं, इन्हें किसी को नहीं पता कि किसी के राब्ते नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ सबके राब्ते हैं, 4 लोगों के। सही है। यहाँ पे लंदन राब्ते हैं उनके। बिल्कुल है। सही। तो चलिए थोड़ा खुल के बता दीजिएगा किस किस का राब्ता है। ये तो आप उनसे पूछिए जो पिंडी में रहते हैं। अच्छा, चले, आपने भी उन पर बात फेंक दी। जी भट्ट साहब, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। यहाँ यूके की जो हालत है वो बड़ी खराब होती जा रही है और 30 ममालिक जो हैं, सऊदी अरब भी जो है उसमें शामिल हो गया है, उन्होंने फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं और लोग जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारा मसला किस तरफ जा रहा है? देखिए, इससे पहले राणा साहब की बात का मैं कर दूं, कह रहे हैं जो मकड़ी का जाला है उसमें मकड़ी फंसते हैं, राइट। और 3 सालों बाद जो कोई बंदा फंस भी गया था, उसको लोगों को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ बड़ा करप्ट आदमी है, उसके सारे जायदादें निकल आई हैं, उस बंदे को आराम से उन्होंने निकाल भी दिया। मरीम नवाज को भी सजा दी है, वो भी आखिर 3 साल लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, अदालतों के चक्कर, रोजाना हम अखबारें देखे, न्यूज चैनल देखते थे, उसको भी बाहर छोड़ दिया, वो भी जल से भट्ट साहब, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि अभी जो इस वक्त एलीट काम कर रही है, इंशाल्लाह ये भी 4 साल 3 साल ऐसे ही गुजारेगी, मकड़ी के जाले में कोई नहीं आएगा। ये हमेशा कोई नहीं आएगा, बिल्कुल। ये जो ये कलीमुल्ला सलीमुल्ला खेलते रहते हैं, कल ये होगा, ये होगा, उसने फलान किया, ये सब बेवकूफी की जमातें हैं, जितनी जमातें हैं ये सारे ऐसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ये हैंड पिक्ड लोग हैं ये सारे। नहीं, ऐसा थोड़ा सा लगता है मुझे, हम लोग ना थोड़ा नाउमीदी में आ गए, मायूसी में आ गए। होता ये है कि कुछ टाइम पीरियड देना लोगों को। अब देखें, इमरान खान अभी पावर में आया, अगर देखा जाए सेनेट इलेक्शन के बाद उसके बाद अक्सरियत आ जाएगी, फिर वो ऐसे लॉज बनाएगा जिसके अंदर ये मकड़े सारे ये जाले में आएंगे। अभी तो हमें ये लग रहा है कि जो सिस्टम चल रहा है वो शायद इस तरह चलता रहेगा। राणा भाई क्या कह रहे हैं? राणा भाई, और हम मकड़ी के जाले को भी देख लेंगे, वो भी यही है। चलें, ये अभी वेट एंड वॉच। हम बड़े पुरुमीद हैं, हमें नजर आ रहा है हम ग्राउंड पर मौजूद हैं,
हमें नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा। उम्मीद 90 दिन से शुरू हुई थी, 2 साल पे गई, 2 साल से 5 साल पे जा रही है और अगले टर्नओवर पे जा रही है। उम्मीद पे दुनिया का मैं अगर एक बात अर्ज करूं, मैं अगर एक बात अर्ज करूं कि ये जो मकड़ी के जाले का जिक्र कर रहे हैं, ये मकड़ी के जाले किस दुनिया में नहीं है? क्या बरतानिया में नहीं है? हाँ जी, बरतानिया में आपके सामने दीवार, बरतानिया में जो है आप इसाक डार मौजूद है, नवाज शरीफ मौजूद है, क्यों नहीं लेके गए? मैं वही तो कहने लगा कि यहाँ भी वही मकड़ी के जाले ही हैं, यहाँ भी मफादात का खेल है। क्या कि उन्हें अल्लाह ला सकता है, वो इसीलिए ना, वो इसीलिए रशीद साहब ने उन्होंने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें तो अल्लाह ला सकता है, हम नहीं ला सकते। नहीं सर, हमारे यहाँ अंदरूनी मसाइल अभी इतने, पाकिस्तान अभी मसाइल में इतना उलझा हुआ है कि हम नॉन इश्यूज पे नहीं जा सकते। अभी हमारे ये घर के मसले हल हो जाएं, फिर हम ये सारे मसले हल करेंगे। आपको नजर आएगा कोरोना ने पूरी दुनिया को डैमेज किया सर, पूरी दुनिया की कोरोना ने मौसम तबाह की है। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। मौलाना शबीर साहब को कौन सा तावीज दिया है कि रातों रात उनकी दुनिया बदल गई है? जी यसे भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं यही कह रहा था कि मतलब ये यहाँ जो कानून की मोशगाफियां जो हैं या कानून के जो ये मकड़ियां हैं, ये सारी दुनिया में होती हैं। यहाँ बरतानिया की मैं मिसाल पेश कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस हुआ था, ये बच्चों को जो चाइल्ड अब्यूज का 60-70 साल पहले बिल्कुल हुआ था ना, तो वो सारा उन्होंने टोल बटोल करके और सारा उसको जमा दिया। इसी तरह से हमारे रिसेंट हिस्ट्री में जो हमने देखा है यहाँ पे बरतानिया में, अल्ताफ हुसैन के घर की दीवारों से पैसे निकले थे, आज तक वो नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? कि वो इसीलिए नहीं जा सका कि चूंकि उसके साथ 2-3 मुल्कों के मफादात वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के जो हैं सो हैं बरतानिया की एजेंसी के हैं और रॉ की एजेंसी के हैं और CIA की एजेंसी के हैं, तो जाहिर है वो बंदा कैसे वापस देंगे? दूसरी मिसाल, बिल्कुल सीधी सादी मिसाल ये है, नवाज शरीफ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ना आप अगर इमिग्रेशन को जानते हैं तो आपको पता होगा कि मतलब जो दूसरे मुल्कों के क्रिमिनल्स हैं उन लोगों को यहाँ पे सियासी पनाह भी नहीं दी जा सकती, चाहिए जाए कि उनको आप वीजा दे के और यहाँ रख लें। ये तो आपको अंदाजा होगा ना, इमिग्रेशन रूल्स तो यही है ना कि अगर किसी आदमी ने किसी दूसरे मुल्क में जुर्म किया हुआ है और वहां से कन्विक्टेड है, और बल्कि सो मच शो कि अगर वो सिर्फ वांटेड है, कन्विक्टेड भी मतलब अभी तो कन्वेंशन तो बाद में होगी ना, अगर सिर्फ वांटेड भी है ना, तो उस आम आदमी को यहाँ पे सियासी पनाह नहीं दी जा सकती, वीजा तो बाद की बात। लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है। ये भी है ना जैसे भाई कि यहाँ पे जो लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो किसी केस में फंसते हैं तो उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। बिल्कुल करते थे। जी राणा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए हर मुल्क के जो कवानीन होते हैं वो अपनी फेवर में बनाए जाते हैं, बिल्कुल अपनी उनकी जो जरूरत है, दुनिया जहान का अगर पैसा यहाँ आता है और वो खप जाता है तो वो इनकी जरूरत है, और जब वो पैसा जरूरत है तो उसमें लाने वाले को भी तो अकोमोडेट किया जाता है ना, उनको भी अकोमोडेट किया जाता है, उनको कानूनी प्रोटेक्शन दी जाती है। इस मुल्क में शहजादे शहजादियां भी मौजूद है जो पसे पर्दा है, खामोश है, और मैं नाम नहीं लेता मगर किसी की बीवी भी है, और बात यह है कि जरूरत ईजाद की माँ है, रास्ता निकाल लिया जाता है। बिल्कुल कैसा, मैं यहाँ पे बात को ऐड करूंगा। मुझे बताइएगा, अगर जो 35-40 साल पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहे, उन्होंने भी कानून को अपनी मर्जी का बनाया और जहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला, और आज वो सिविलियन माफिया बन चुका है, उसको तो तोड़ना मुश्किल हो गया हमें, और उनको जिस बंदा जो नया आया उसके लिए तो मुश्किल बन गई है। सर 35 साल को चेंज करें, क्लियर करें। 2.5 साल में कैसे चेंज आए सर? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, 2.5 साल में डायरेक्शन तो बदली ना। अरे सर मैं आपको बताऊं कौन सी डायरेक्शन बदली है, कहां बदली है? 12,800 में आप 3,000 किनाल का महल जो है ना लीगल करा रहे हैं, डायरेक्शन बदल गई है क्यों? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। अभी मैं बताऊं कि लाहौर के अंदर जाती उम्रा महल जो है वो 18,000 कनाल के ऊपर है, और वो सारा रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन बाद में मास्टर प्लान को चेंज करके उस पूरे एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया कि आपके नजदीक कोई नया घर बन सके। हमारी सोच इसी में रहेगी उसकी। राणा भाई एक सेकंड, हम दूसरी तरफ चल पड़े हैं, पर्सनल हो गए हैं, तो इसलिए जरा थोड़ा सा टॉपिक पे हैं। राणा भाई मैं बात कर रहा था कि जो कोविड है वो यूके में बड़ा फैल रहा है और जो फ्लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, तो इसका असर यूके की इकोनॉमी पे जो है वो क्या पड़ेगा? सर देखिए कोविड के लिए मैं इतना बता दूं
कि मेरे बच्चे हॉलीडेज पे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, कल की फ्लाइट है और वो इस वक्त कैंसिलेशन पे पड़े हुए हैं कि फ्लाइट जाती है या नहीं जाती। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ऐसी जगह। अच्छा, अब यहाँ से लंदन से हमने सिर्फ देखा है वीडियोस पे, यूट्यूब पे, कि लोग छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं लंदन से। तो ऐसा क्या चीज आ गया लंदन में, ऐसी क्या चेंज आया है वायरस में कि लंदन ही अफेक्ट हुआ है? सही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लंदन नहीं हुआ सिर्फ। ये भी खबरें हैं राना भाई कि ये जो सेकंड वेव है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस जो है वो आ गया है जी। और इसको अब फिर दोबारा डील करना पड़ेगा। एक और वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में आएगी। बट साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, लंदन ही खाली नहीं है, लूटन शूटन ये करीबी सारे वो भी लॉकडाउन 4 में है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और टियर 4 जो है ये वो वहां जो लग गया है। ये डिफरेंट वेरिएंट आया, वो कह रहे हैं ये ज्यादा तेजी से फैलता है, पर ये मॉडर्ना की जो न्यू वैक्सीन है वो बेटर है ये फाइजर के साथ, जो मुझे पता लग रहा है कि उसमें इसको टैकल किया जा सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसको चेंज करके ना, सो उसको ये टैकल कर लेंगे, ये जो नया वेरिएंट भी है। सो कैसा, मुझे 2 मिनट देंगे, मैं फिर क्लोज करता हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए असद भाई। कैसा, मेरे साथ एक रूहानी एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि जो कोरोना का लफ्ज है इसका मतलब मसीहा को बुलाना, ये मसनूई वायरस है, इसको बनाया गया है। अब वो क्या चेंज करते हैं वल्लाह आलम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बचे हुए हैं और हमारी जो कुव्वते मुदाफअत है बचे हुए हैं वो सर? ज्यादा हम उम्मीद। असद भाई कहाँ बचे हुए हैं? वहां भी सर, रोजाना एक सिंगल टाइम होता है, लेकिन लोगों की जो कुत्ते मुदाफियत है उसका तोड़ निकाल देती है, वो वायरस ब्रेक हो जाता है, यहाँ इफेक्ट नहीं कर रहा। बहुत से लोगों से मैं मिल चुका हूँ, वायरस जरूर एक दफा हो रहा है। आजकल का आपको देखा, आज सीएम पंजाब को हुआ, कितने लोगों को आपने देखा उनका पॉजिटिव आता है तो 1-2 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाते हैं। मुझे बताएं कितने लोगों की मौत हुई है, या कितने सेलिब्रिटी की, या कितने बड़े लोगों की मौत हुई है, आपने देखा उनका पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव आ गया। ऐसा तो कोई हमें चेहरा नजर नहीं आया जो बड़ी शख्सियत। पाकिस्तान में नहीं हुई, पर इधर हमारे कई डॉक्टर फौत हुए हैं। 26 पाकिस्तान में भी असद भाई बहुत डॉक्टर जो हैं वो भी फौत हुए हैं इससे, और 200-250 डॉक्टर फौत हुए। जी जी, और कुछ एमपीज जो हैं वो भी फौत हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमारी तो किसी को देखती नहीं है कि ये एमएनए है, ये एमपी है, वो जब पकड़ती है तो पकड़ लेती है। एहतियात करने का मसला है। जो लोग एहतियात कर रहे हैं वो बचे हैं, जो एहतियात नहीं कर पाते, मतलब जाहिर है मेडिकल वर्कर्स हैं, वो एहतियात नहीं कर पाते, इसलिए। एक सेकंड राना भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही राना भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, थोड़ा सा हम अब असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाहूंगा सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, आपने हमें साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें मैनचेस्टर से ज्वाइन किया है जनाब अफजल खान साहब ने, जो कि एमपी हैं और ये मेंबर पार्लियामेंट जो है यूरोप की, वहाँ पर मेंबर भी रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे कुछ ये जो ब्रेक्जिट है इसके हवाले से। अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अफजल भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से? हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि ये जो कोरोना है इसकी वजह से 30 ममालिक जो है उन्होंने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं यूके से, और सऊदी अरब जो है उससे भी अब बंद कर दी है। और दूसरा ब्रेक्जिट जो है, इसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद जनवरी जब शुरू होगी तो कौन से हालात होंगे, कैसे लोग वहां से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, कि ये सारा मसला अभी खटाई में पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक ने फ्लाइट्स को बंद किया है। इसका बुनियादी पॉइंट जो है वो सेफ्टी पे है, क्योंकि चंद दिन पहले अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो कोविड-19 का वायरस है वो म्यूटेशन की वजह से साउथ लंदन की तरफ इलाके जो हैं उसमें तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी तशवीश सिर्फ हमें नहीं है बल्कि दुनिया भर में भी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो दूसरे ममालिक हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी नहीं पैदा हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये टेम्परेरी चीज़ की हुई है। तो देखेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी इस पे अब डेवलप कर रही है कि इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या तरीका हो सकता है जिसके थ्रू सेफ्टी प्रोटेक्शन हो सके। तो यकीन है कि कुछ दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तो यही है कि ये एक्चुअली जो म्यूटेशन हुई है कोरोना वायरस की, इसके फुल इम्प्लीकेशन क्या हैं। तो इसके अंदर 3 बुनियादी पॉइंट होते हैं। एक तो ये होता है कि
ये जो म्यूटेशन हुई है ये दूसरे इंसान तक कैसे जाती है, उसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जब दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है तो कोविड-19 वायरस, तो फिर उसका इम्पैक्ट बॉडी पे क्या होता है और फिर इसके रिस्पांस में बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। अब तक जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका एक से दूसरे तक मुंतकिल होने में ये नॉर्मल कोविड-19 वायरस से 70% ज्यादा है। तो ये है कि ये स्प्रेड जो है तेजी से होता है दूसरों के मुकाबले में जो कोविड-19 है। सही है। अच्छा, दूसरे दोनों पॉइंट है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है। अफजल खान भाई ये बताइएगा कि जो ट्रेड है उसकी कुछ एग्रीमेंट्स हो रही हैं या कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनेगी और वीजे पे लोग वहां जाएंगे, वहां से वीजे पे लोग यहाँ पर आएंगे, ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है कि यूके जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा इस मसले में? जी, तो इसकी जो पोजीशन है वो पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन हुआ था लास्ट 1 साल पहले, तो उस वक्त इस करंट गवर्नमेंट की पोजीशन ये थी कि बेक डील रेडी है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अभी आखिरी लम्हों में आ रहे हैं इस साल के कि ये जो बेक डील रेडी थी ये रेडी नहीं थी और अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। तो अल्टीमेटली जो पोजीशन होगी वो ये होगी कि क्या डील होती है या नहीं डील होती। तो अगर डील होती है तो जो भी हमारी रिलेशनशिप होगी तो उसके मुताबिक चीज होगी, और अगर डील नहीं होती, नो डील की तरफ जाती है, तो उसमें फिर ये है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। ज्यादातर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिस भी जमात से है उसकी पोजीशन यही है कि दोनों फरीकों के दरमियान अग्रीमेंट हो जाना ही बेहतर है, बरतानिया के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी। तो लेट्स होप कि लास्ट मिनट ये कोई डील हो जाए। अच्छा, कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं बन रहा कि एक बार फिर इलेक्शन हो जाए यूरोप में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जी, क्योंकि पहले भी 2-3 बार तो हो चुका है ना सर। नहीं, सही कह रहे हैं आप। सर्कल को स्टार्ट होने में टाइम लगता है क्योंकि ब्रेक्सिट कुछ आप ये कह सकते हैं कि ब्रेक्सिट तो हो चुका है। अब जो गुफ्तगू है ये सिंपली इस पॉइंट पे है कि क्या इनके साथ डील होगी या नहीं होगी, जो हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप है। तो उस फ्यूचर रिलेशनशिप पे ये डिस्कशन है, ब्रेक्सिट पे नहीं है। तो अगर आप इस चीज को मान भी लें कि भाई हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले भी इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है जब हमने ज्वाइन किया था, तो अब तो अभी हाल ही में छोड़ा है। आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल विल किसी लेवल पे है इस वक्त कि दोबारा ज्वाइन किया जाए। हो सकता है 5, 10, 20 साल आगे फिर हम उस मुकाम पे वापस आए और कहें कि नहीं, ओवरऑल ये साथ रहना ही अच्छा है। फिर दोबारा ज्वाइन करें, फिर दोबारा पाउंड जो है वो नीचे आए। चलिए ठीक है। मेरा ख्याल इसमें 30-40 साल का वक्त तो लगेगा, तब जाके दोबारा कुछ उनको रियलाइज होगा कि रहना चाहिए था, ये नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि एकदम से तो 4-5 साल में तो फैसला मतलब मुनासिब भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। सही है। इस वक्त 80 मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत से मुश्किलात का सामना कर रही है। कोविड-19 की जो सिचुएशन है आप सबके सामने है कि किस बुरी तरीके से बरतानिया ने हैंडल किया है, जिसमें हमारी जो लॉसेस हैं ह्यूमन, वो वन ऑफ द वर्स्ट दुनिया में है। इकोनॉमिक डैमेज जो है वो भी वन ऑफ द वर्स्ट है। तो आखिर कोई तो जिम्मेदार है, पूरी दुनिया में ऐसा नुकसान नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ है। तो वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसपे बात आएगी और वो गवर्नमेंट पे आएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट जो है ये कोई जल्दी में किसी और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इनके पास अच्छी खासी 80 की मेजॉरिटी है, तो ये तो बंकर में बैठ के आप कोशिश करेंगे 2024 तक करेंगे। चले ठीक है। अफजल खान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे जनाब अफजल खान साहब फ्रॉम मैनचेस्टर, मेंबर पार्लियामेंट हैं और इन्होंने अपना वक्त दिया। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। और अब रह गए हमारे पास जनाब इफ्तिखार भाई, आपका कैमरा भी जो है वो भी उल्टा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आपके इंटरनेट को क्या हो गया है।
अच्छा यशब भाई, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ये जो कह रहे थे कि 30-40 साल के बाद दोबारा फिर हम यूरोप में जाएंगे, जैसे पहले हुआ था कि मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो जब मैंने कोई चीज खरीदी तो वो पाउंड में 244 की जगह 100 पेंस रह गई थी। तो एक बार फिर ऐसे ही हो जाएगा। देखें, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो मतलब वो पूरी तरह से, अभी तो एग्रीमेंट हुआ है, पूरी तरह से एग्रीमेंट इफेक्टिव नहीं हुआ। देखिए, मेरा ख्याल 30 साल ये रहे हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन में, और अगले 30 साल जाहिर है अभी कुछ सोचे समझेंगे, एक नस्ल खत्म हो जाएगी, नई नस्ल आ जाएगी, उसकी जरूरियात, उसकी ख्वाहिशात और उसका मिलना जुलना मुख्तलिफ होगा। तो जाहिर है उस वक्त वो नस्ल सोचेगी कि मतलब हमें यूरोप में वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब सही है। जाहिर है सफर में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ये जो चीजें हैं उसमें महंगाई आ जाएगी, हॉलीडेज के जाहिर है सारे बरतानिया के सारे लोग ही बाहर ही जाते हैं और यूरोप में ही जाते हैं, जाहिर है बिल्कुल वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। तो आस्ते आस्ते ये चीजें जब रियलाइज होंगी तो फिर कोई फैसला होगा, फिर एक लहर उठेगी कि ये अब क्या किया जाए, बेहतर था या नहीं बेहतर था। सही है, लेकिन बिल्कुल। इन्होंने स्कॉटलैंड को इन्होंने 300 साल के बाद इजाजत दी कि आप अपना रेफरेंडम करा लें। उन्होंने सही। करा लिया, बिल्कुल वो मतलब वो बिल्कुल करीब से, कान के करीब से गोली निकल गई, बचा हो गया। तो अच्छा, अब जाहिर है सही। तो यही था ना कि मतलब बिल्कुल बहुत कम मार्जिन था कि जिससे इनकार हो गया। इसलिए बिल्कुल, ये देखिए ना, ये काम इतने आसान भी नहीं होते, बिल्कुल अच्छी इसमें टाइम लग जाता है हमें। इसमें ब्रेग्जिट के मसले में फंसे हुए को 3-4 साल तो हो गए हैं ना, बल्कि इससे भी बिल्कुल, पहले के बिल्कुल 2-3 इलेक्शन भी इस हो गए हैं इसके बारे में। 2-3 इलेक्शन भी करा दिए उसको। एक प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा कि वो इलेक्शन आ गया था, फिर दूसरी को खड़ा होने के लिए कि जी मेरी अथॉरिटी कायम हो जाए, उसको होना पड़ा, फिर उसके बाद सही, कि जी कैसे जाया जाए, उस पर तीसरा इलेक्शन हो गया। बिल्कुल। और फिर इसमें ये नहीं कि ये किसी एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा वाला बात है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो टूरी में है लेकिन वो कहते हैं कि ब्रेग्जिट में ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो लेबर पार्टी में कहते हैं कि ब्रेग्जिट भी ठीक है। तो सही। इसलिए ये किसी एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ये तो मतलब लोगों का, इंडिविजुअल का मसला है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। हमारी इसमें लिब डेम जो शेफील्ड की है वो तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थी कि हमें रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो बहरहाल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं डिफरेंट पार्टीज के, और जी हाँ, जी इमरान हाँ, है उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। जी जी हाँ। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे जी? ब्रेक्सिट पे अब लोगों ने फैसला दे दिया, वो बिल्कुल 50-50 था, 1-2% का ही फर्क था ना। सो मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला नहीं कि बहुत सारे लोग खिलाफ थे या बहुत सारे लोग फेवर में थे, इसी से हाफ हाफ। सो पीपल जो जीत गए हैं, जो हार गए हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि 1-2% से वो जीत गए, यही डेमोक्रेसी है ना इनकी। नहीं नहीं, तो वो तो मसला ही नहीं है बट साहब, वो तो मसला ही नहीं है, वो तो चीजें सेटल हो गई हैं। मैं कहते हैं अब तो राइट है कि सिर्फ ये रॉन्ग है, सेटल, अब तो मैं सिर्फ अपने नहीं आप नहीं, को अब right है। सही या गलत का तो मसला ही नहीं है। अब सही, जो है ना, अब तो वो सिर्फ पॉलिसीज जो हैं वो इन्फोर्स हाँ, करते हैं। बस अब तो सिर्फ उन्होंने अपने एग्रीमेंट करने हैं कि हम निकल तो चुके हैं लेकिन और हम तुम्हारे घर एक आएंगे तो तुम ठंडा पिलाओगे या गर्म पिलाओगे, ये बात है बस। सही है, बिल्कुल सही। एक बात तय है कि यहाँ यूरोपियन जो लोग हैं ये काफी आगे आ चुके हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, खामखा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते। दे विल फिगर आउट व्हाट्स गुड फॉर ऑल नेशंस। सही है, ये किसी के बिल्कुल साथ ज्यादा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे यहाँ एक एक सलूट करना है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है माशाल्लाह, जैसिंडा जो हैं, उन्होंने क्या काबू पाया है कोरोना वायरस पे। मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और वहाँ जनाब इतने शायकीन बैठे हुए थे कि मैं सोच रहा था कि इज दिस अनदर वर्ल्ड, ये हम क्या यहाँ कैसे रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो कोरोना फ्री है। क्यों जैसा भाई, आप क्या कहेंगे? देखें देखें, उन लोगों ने एहतियात भी तो हमसे पहले शुरू कर दी थी। अच्छा, फिर लोगों का भी फर्क पड़ जाता है, इम्यूनिटी उनकी ज्यादा है, फिर इलाके उनके मुख्तलिफ है। यहाँ तो कंजेस्टेड, बरतानिया तो चूंकि कंजेस्टेड बहुत है, न्यूजीलैंड दुनिया से मतलब दूसरी साइड पे है, वहां पे इलाके भी मुख्तलिफ हैं, बड़े इलाके हैं। जाहिर ये चीजें फैलने में भी तो टाइम लगता है ना। सही है। यहाँ तो आदमी पे आदमी एक तरह से है कि मतलब आबादी ज्यादा है और इलाका बाहर ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस वजह से वहां उन्होंने, और फिर डिसिप्लिन से देखें, जब तक पब्लिक ताउन नहीं करेगी तब तक आप इस पे काबू नहीं पा सकते। सही है। हम लोग रोते थे कि जी ईद पे और बकरीद पे लोग बाहर निकल आए। पाकिस्तान में हम जो कहते थे कि बढ़ गया है कि ईद बकरीद पे लोगों ने एहतियात नहीं की, यहाँ देख लीजिए क्रिसमस पे क्या हाल है।
वो सारे जो सुपर स्टोर्स है, फूड स्टोर है, सारे उसी तरह से भरे हुए हैं, सड़कें भी आप देखें तो उसी तरह से हैं। और इसके साथ साथ मतलब ये है कि मास्क वगैरह का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और दुकान में आप नहीं जा सकते बगैर मास्क के, और सैनिटाइजर की उन्होंने वहां रखी हुई है, आप अपने हाथ भी साफ कर सकते हैं। तो ये एहतियात जो है ये तो बहुत जरूरी है। ये सब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह अभी आप प्रोग्राम में आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तो थे हमारे यसब तमन्ना भाई लंदन से, और ज़बरदस्त तजिया करते हैं अपना, हमारे साथ थे जी। बट साहब रह गए मैं और आप। न्यूजीलैंड में क्रिकेट हो रही है और देखें कितने शायकीन बैठे होते हैं, कोरोना का वहाँ नाम तक नहीं है। आई थिंक एक तो बात ये है कि न्यूजीलैंड बहुत छोटा मुल्क है, 3.5 मिलियन है अगेंस्ट आवर 66 मिलियन। हमारा यूरोप इतना पुराना ये इंग्लैंड मुल्क है सारा। आप आबादी के लिहाज से छोटा कह रहे हैं, वैसे तो बड़ा ही होगा। अब 3.5 मिलियन लोग हैं, बट उनके पास लैंड बहुत ज्यादा है। जी काफी 20 साल पहले किसी कीवी का प्रो था, खेल रहा था इधर, उससे बात हुई तो वो जैसे क्लब के बाद बैठ जाते हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो बैठे हुए थे क्रिकेट मैच के बाद, तो उसने कहा कि हमारी जो हमें 10 घर मिलते हैं, हम कहीं कोई 2-2 4-4 मील गाड़ी चलाते हैं। ये शहर, अपने शहर की बात बता रहा है, कह रहा हम कितनी देर मीलों गाड़ी चलाते जाते और आगे जाके फिर हमें को 10 घर मिलते हैं, लिटरली 10 घर। कह रहा 10 से ज्यादा नहीं मिलते। कह रहा उसके बाद फिर कहीं गाड़ी चलाते हैं तो फिर आगे जाके हमें को 8-10 घर मिलते हैं। सो वो जब यूरोप में आया तो लोगों को इतने देखे काफी खुश होता था। और यूरोप आपको पता है कि ये इतना पुराना बना हुआ है, लंदन जो है कैरेजेस के लिए, यहाँ पे तो कई सड़कें ऐसी हैं, वो सड़कें ही नहीं है जहाँ पे, क्योंकि गाड़ियां उस वक्त होती नहीं थी, लेकिन अभी तक वो घर भी चल रहे हैं, सड़कें भी चल रही हैं। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। मुल्क का रकबा बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत कम है, और बहुत ठीक है। मतलब आप तो दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसमें भी कोरोना फ्री हो जाए, यहाँ पर यूके में भी, बल्कि पूरी दुनिया जहाँ जहाँ कोरोना ने अपने बसेरे डाले हुए। एक और बात जवेद भाई, एक और बात, न्यूजीलैंड अकेला मुल्क ही नहीं है जिसमें कोविड नहीं है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। चाइना में भी कुछ नहीं है, अभी सिंगापुर में भी कुछ नहीं है, और भी बहुत कम मुल्क है जिसमें कुछ नहीं है। जो न्यूजीलैंड है वो इस चीज को लीड करता है, एग्जाम्पल है कि वो कोरोना। नो डाउट न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पाकिस्तानियों में बहुत पॉपुलर है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्हाट्सएप, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। यही था आज का सब रंग। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। आज जितने दोस्तों ने कमेंट्स भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।